प्रोफेसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ज्योग्राफी का लेक्चर। इससे प्रीवियस जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें हमने प्रेशर बेल्ट के बारे में बताया था, उसमें एक पॉइंट रह गया, उससे मैं अभी आपको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। और आज हम ज्योग्राफी का आपके पास जो फिजिकल ज्योग्राफी का स्पेशल पोर्शन बचता है उसका हम लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस जितने भी आपके पास मैंने यहाँ पे क्लासेस ली हैं, आप प्लीज उनको जाके रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का कोटेशन। यहाँ पे लिखा है अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास कहीं आसमान से टपक करके आपके पास आने वाली है, आपको वो खुद क्रिएट करनी पड़ती है। मैं इसको आज के सिनेरियो से आपको मैच करते हुए समझाती हूँ। जैसे आजकल आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टफ टाइम है, ये आपके पास लॉकडाउन का जो पीरियड है, कुछ बच्चे यहाँ पे आपके पास इसको एज अपॉर्चुनिटी ट्रीट करेंगे, उस टाइम पे हार्ड वर्क करेंगे, और कभी भी अगर आपके पास नियर फ्यूचर अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसके लिए क्या रहेंगे, पहले से प्रिपेयर रहेंगे। और कुछ बच्चे केवल बस यही सोचते रहेंगे क्या हमारा आगे क्या होने वाला है, क्या आपके पास कोई भी एग्जाम होगा नहीं होगा। तो इन सब चीजों को सोचने से अच्छा है आप अभी के टाइम को यूटिलाइज करें। जितने भी आपके पास टाइम मिलता है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने सिलेबस को कवर कीजिएगा, ताकि आपके पास कभी भी कोई भी एग्जाम बनेगा तो वो आपके लिए क्या हो जाए, इजी बन जाए, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, एज अपॉर्चुनिटी इसको अपने लिए खुद से क्रिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेशर बेल्ट के बारे में बताया था, तो उसमें एक पॉइंट रह गया, तो मैं उसे आपका क्लियर करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके पास अर्थ होती है, देखिए इधर ये आपके पास होता है, ये जैसे हमने बताया था ये आपके पास अर्थ है। अर्थ में आपके पास ये बीच का पोर्शन होता है जो इसको दो पार्ट, ये बीच का आपके पास लैटिट्यूड होता है जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब इससे मैंने बताया था 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये आपके पास क्या बनता है, लो प्रेशर का रीजन। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ये सब ट्रॉपिकल आपके पास रीजन था, ये कैसा रीजन हो गया था, हाई प्रेशर का रीजन हो गया था। इसके बाद हमने जो रीजन पढ़ा था लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर क्या आएगा, लो प्रेशर आएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सब पोलर लो प्रेशर जोन या लो प्रेशर बेल्ट। और ये आपके पास क्या बन गया था, लास्ट में जो आपके पास बनता है ये बनता है पोलर रीजन। इसी ये आपके पास कैसा रीजन माना जाता है, हाई प्रेशर का। ऐसे साउथ में भी बन जाएगा आपका। बस मेरे को यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर करवानी थी। मैंने आपको एक चीज बताया था कि हमेशा विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपके पास क्या था, जो ये आपके पास सब ट्रॉपिक रीजन था, ये कौन सा रीजन था आपका, सब ट्रॉपिक रीजन, जो हाई प्रेशर का रीजन था, वहां से लो प्रेशर की साइड क्या फ्लो करती है, आपकी विंड फ्लो करती है, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बनता है, हाई प्रेशर जोन बनता है या फिर बेल्ट बनती है, वहां पे जो विंड फ्लो करती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड भी कहते हैं। उसका नाम आपके पास दूसरा क्या आ गया, ट्रेड विंड का। अच्छा, इसको ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास पहले के टाइम पे जब आपके पास क्या होता था, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था बेसिकली सी के थ्रू होता था, ठीक है, ओशंस के थ्रू होता था। तो वहां पे जितने भी आपके शिप वगैरह होते थे उनको मूव करने के लिए वहां पे मतलब इंजन वगैरह तो थे नहीं उस टाइम पे, उनको मूव करवाने के लिए वो किसका सहारा लेते थे, विंड का। तो ये जो विंड होती थी, ये जो आपके पास हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो ये विंड फ्लो करती है, ये शिप के चलने में बहुत हेल्पफुल होती थी, ठीक है। इसी की वजह से आपके नई नई कंट्रीज की डिस्कवरी भी, ठीक है, तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आपके पास इक्वेटोरियल की साइड जो भी विंड आती है उसे हम कौन सी विंड कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। और इस एल्टीट्यूड को यानी 25 से 35 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका 25 से 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ जितने भी आपके पास ये रीजन बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, हॉर्स एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं इनको, हॉर्स एल्टीट्यूड। ये दो बात आप याद रखिएगा, हॉर्स एल्टीट्यूड इसलिए, इसके पीछे भी बस उस टाइम का एक मिथ है कि यहाँ पे आपके पास जो हॉर्सेज है उनका जो इक्वेटर से अगर आप इन एल्टीट्यूड के साइड जाते हैं तो जो हॉर्सेज का कैरेक्टर है वो एक तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हम इनको हम क्या मानते हैं यहाँ पे, हॉर्स एल्टीट्यूड। दो बात याद रखिएगा, एक तो ट्रेड विंड और दूसरा हॉर्स एल्टीट्यूड, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ओशनोग्राफी। देखिए ओशनोग्राफी आपके पास क्या होता है, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो ज्यादातर आपके पास कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थी। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ओशंस के बारे में, ठीक है।
अब क्या होता है, ओशंस भी, उसमें भी आपके पास बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसमें से भी आपके पास एक पर्टिकुलर जो चैप्टर मेंशन किया है वो आपका ओशन करंट है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से आपके पास बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। देखिए ओशनोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ओशंस के जो कैरेक्टर्स हैं, वहाँ पे जो विंड फ्लो करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली मैंने कहा किसके बारे में पढ़ना है आपको, ओशन करंट के बारे में, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एक टर्म लिखा है सैलिनिटी ऑफ ओशन। आपने सुना होगा जो ओशंस होते हैं उनका जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, सलाइन, ठीक है। वो हमें कैसा लगता है, नमकीन लगता है ना। तो वो उसकी सैलिनिटी किसकी वजह से आती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, एक तरीके से डिजोल्व होते हैं। तो उस सैलिनिटी को हम यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो आपको समझना है। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको समझ में आएगा कि मैं सैलिनिटी से क्यों स्टार्ट करूँ, क्योंकि हमें बेसिकली हमारा फोकस किसके ऊपर रहने वाला है, ओशन करंट के ऊपर। तो सैलिनिटी होता है, सैलिनिटी इज टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल इन ग्राम कंटेंट इन 1 kg ऑफ सी वाटर। यानी अगर आप 1 kg का सी वाटर लेते हैं तो उसके जो 1 kg का आपने वाटर लिया उसमें आपके पास कितना अमाउंट क्या है, सॉलिड मटेरियल डिजोल्व है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो सैलिनिटी की वजह से आपका जो ओशन होती है उनकी वेव में चेंजेस आते हैं, जो करंट होती है उन पे इफेक्ट पड़ता है, ओशन का टेम्परेचर बहुत कुछ आपका सैलिनिटी पे डिपेंड करता है, और जो वहाँ पे फिशेज मिलती है, जो सलाइन, जितना ज्यादा सलाइन वाटर होता है उसमें फिशेज का अमाउंट उतना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज करा है, वेव ऑफ करंट। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं इनमें डिफरेंस अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर कर लूंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हो गया, फिशेज हो गया, वेव करंट, इन सब पे सैलिनिटी का इफेक्ट पड़ता है। दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने यहाँ पे बस मेंशन किया है, इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करंट स्टार्ट कर लेंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सैलिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की साइड जाते हैं तो जितना भी आपके पास ओशन की सैलिनिटी है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होती है। लेकिन वहां पे भी आपके पास क्या होगा, कुछ एक एक्सेप्शन आता है, और जहां पे भी आपके पास किसी भी टॉपिक में एक्सेप्शन वर्ड ऐड हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ लिखा है बट हाईएस्ट सैलिनिटी इज एट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हाई, ठीक है। अब देखिए जो आपको मैंने अभी हाई, जैसे जो अभी हाई प्रेशर का जोन बताया था 25 से 35 डिग्री, देखिए जैसे आप इक्वेटर से पोल की साइड जाओगे तो आपकी सैलिनिटी कम हो जाएगी, तो इक्वेटर पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, सब ट्रॉपिक पे और कम होगी, सब पोलर रीजन पे और डिक्रीज हो जाएगी, और पोलर पे आपके पास सैलिनिटी बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन आपके पास जो इक्वेटर है, इक्वेटर के कंपैरिजन में जो आपका सब ट्रॉपिक रीजन आता है उसकी सैलिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब उसके पीछे रीजन है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। उसके बाद फिर वही आपके पास कंटिन्यू होता जाएगा कि जैसे जैसे आप सब ट्रॉपिक से ऊपर जाएंगे, सब पोलर में तो आपकी सैलिनिटी कम हो जाएगी, लेकिन सब ट्रॉपिक में इक्वेटर के कंपैरिजन में ज्यादा सैलिनिटी मिलती है। उसका रीजन ये है कि आपके पास यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इवेपोरेशन का अमाउंट ज्यादा होता है, यानी जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो हाई और साथ साथ में जो ये सब ट्रॉपिक वाला रीजन है, इक्वेटर के कंपैरिजन में यहाँ पे रेनफॉल क्या होती है, आपके पास कम होती है, जिसकी वजह से वाटर की जो सैलिनिटी होती है, ओशन की सैलिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। बस एक पॉइंट याद रखिएगा आप यहाँ पे, सैलिनिटी डिक्रीज होती है आपके पास इक्वेटर से पोल जाने पे, बट अगर कंडीशन ये पूछेगा कि जो आपके पास सब ट्रॉपिक का रीजन है उसकी सैलिनिटी ज्यादा होती है या फिर इक्वेटर की, तो आपका आंसर क्या आएगा, सब ट्रॉपिक की। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओशन करंट की। अब देखिए करंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक तो चीज होती है वेव और एक चीज होती है करंट। देखिए वेव क्या होता है, आपने देखा होगा जितने भी हमारे कोस्टल एरिया, जैसे आप मुंबई की साइड चले जाइए या फिर कोलकाता हो गया, चेन्नई होगा, आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखिए तो हमारे कोस्टल रीजन आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जितने भी ओशंस होते हैं, सी होता है, वो क्या करता है आपके पास बार बार कोस्टल से एरिया से टकराते हैं फिर वापस आ जाता है। तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा है। और मैंने आपको अर्थक्वेक वाले चैप्टर में समझाया था कि जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन करता है कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा है, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, वेव। तो वहां पे जो आपके पास जो हम कहते हैं ना लहरें चल रही है, जो सी है, सी में आपके पास क्या चल रही है, लहरें चल रही है, जो आपने देखा होगा किसकी फॉर्म में उठती है, फिर टाइड्स की फॉर्म में उठती है, सुनामी सुना होगा आपने। तो ये सारी के सारी वेव्स है, वो उसको आप करंट मत समझिएगा, ठीक है। वेव का मतलब होता है यहाँ पे
जितने भी आपके पास ओशन का वाटर है वो क्या करेगा, कोस्टल एरिया से टकराएगा, टकरा के फिर वापस आ जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन में। लेकिन आपके पास वहां पे क्या हो रहा है, एक तरीके से वाटर का मोशन नहीं हो रहा है। अब देखिए ओशन करंट क्या होता है, देखिए मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर इन अ फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेरियस फोर्सेस। अब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की वजह से, जैसे आपके पास क्या होती है, विंड फ्लो करती है, तो वो क्या करती है, जो आपका ओशन होता है उसके जो आपके पास लेयर होती है, जो उसके अपर लेयर होगी, उसको अपने साथ क्या करेगी, मूव करते हुए ले जाएगी। तो उसकी वजह से आपके पास क्या होती है, जो वाटर होता है ओशन का, एक तरीके से पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है। अब देखिए आपके माइंड में तो ये आ रहा होगा कि जो ओशन होता है वो तो जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से दूर की साइड जाते हैं वो तो आपके पास स्टिल नजर आता है। नहीं, आपके पास जो ओशन का वाटर है वो भी फ्लो करता है। आप ऐसे समझिए जैसे आपकी रिवर फ्लो करती है, आपने देखा होगा माउंटेन से निकल करके वो आपके पास जब प्लेन की एरियाज में आती है, तो प्लेन एरिया में जब वो आपकी रिवर फ्लो करती है तो हमें लगता भी नहीं है कि आपके पास क्या हो रहा होगा, यहाँ पे पानी बह रहा होगा, है कि नहीं है। लेकिन आपके पास वाटर क्या होता है, स्टिल आपका मोशन में होता है, लेकिन उस वाटर की डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है। सारा का सारा वाटर क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऐसा ही कहाँ होता है, आपके ओशन में भी होता है। आप ये समझ के चलिए, जब आपके पास जो ओशन होता है, ओशन में अगर सपोज दैट हम ये मान के चले कि ओशन में अगर आपके पास वाटर का अमाउंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओशन करंट। दूसरे वर्ड में मैंने अगर बोलना चाहूँ तो आपके पास ओशन करंट जो होती है वो ओशन की रिवर टाइप की है एक तरीके से। जैसे हमारी लैंड पे रिवर फ्लो करती है, ऐसे ही ओशन में भी क्या होती है, आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वाटर फ्लो करता है, या ओशन की जो रिवर्स आप एक तरीके से मान के चल सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओशन करंट। ठीक है। अब जो साइंस में आपने पढ़ा होगा करंट, आपने वहां पे एक वर्ड आपको अगर ध्यान होगा 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि आपके पास क्या होता है, इस तरीके से आपके पास कोई सर्किट अगर मैं बना के चलूँ तो आपके पास ये आपके पास हो गया, यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह हो गई, यहाँ पे आपने फिर वायर लगा दी, फिर ये आपके इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो आपने वहां पे एक चीज ध्यान दी होगी, जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम वहां पे एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमेशा जो भी करंट फ्लो होती है वो आपके पास क्लोज लूप फॉर्म करती है। वो क्या करती है, क्लोज लूप, यानी जहां से स्टार्ट होती है वहां वहीं पे उसका एंड होना चाहिए। आपके पास जो उसका रास्ता बन रहा है वो रास्ता आपका क्या होना चाहिए, एक तरीके से क्लोज फॉर्म में होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी होता है, जो जितनी भी आपकी ओशंस में करंट फ्लो होती है या फिर वाटर का फ्लो होता है, वो वाटर का फ्लो इस तरीके से होता है कि एक डायरेक्शन से जाएगा दूसरी साइड। अब आपके पास क्या होता है, जब वो इस तरीके से फ्लो करता है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि जितनी भी आपके ओशंस करंट होती है वो एक तरीके से क्या बनाती है, क्लोज फॉर्म बनाती है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जितनी भी हम ओशन करंट पढ़ेंगे उनमें आपको क्लोज रूप देखने को मिलेगा। पहली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपके पास क्या होता है, जहां पे भी ये ओशन आपके पास करंट बनती है, वो उनकी दो फॉर्म होती है। ठीक है, आपके पास या तो वो क्या हो सकती है, वार्म ओशन करंट हो सकती है, या तो वो क्या हो सकती है, कोल्ड ओशन करंट हो सकती है। अब देखिए, अब कुछ सोच के देखिए, आपके पास क्या हो रहा है कि जो आपके पास ये ओशन करंट है वो वार्म कब होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। और वो आपकी कोल्ड कब होंगी, जब वहां पे आपका टेम्परेचर कम होगा। यानी अगर ये मान के चलिए, जो इक्वेटर का रीजन है, इक्वेटर में आपके पास हमेशा क्या होता है, सनलाइट आपके परपेंडिकुलर फॉल करती है, तो आपके पास ऑलमोस्ट वाला रीजन आपका क्या माना जाता है, वार्म रीजन माना जाता है। तो वहां पे जितनी भी ओशन करंट होंगी तो कैसी होंगी, वो आपके पास वार्म होंगी। और जितने भी आपके पास पोलर के रीजन की साइड आप बढ़ते जाओगे तो वहां पे आपका टेम्परेचर डाउन होता है, तो वहां की जो आपके पास ओशंस करंट होंगी या फिर वहां का जो पानी होगा वो क्या होगा, आपके पास कोल्ड होगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आपके पास कुछ ही एरिया में ये ओशन करंट क्यों फ्लो कर पाती है। वो इसलिए फ्लो कर पाती हैं, उसके लिए बहुत सारे फोर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है, वेरियस फोर्सेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से आपके पास जो वाटर होता है ओशन का वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लग जाता है। दूसरा हाई प्रेशर की वजह से। थर्ड मैंने बताया आपको सैलिनिटी में डिफरेंस होने की वजह से। अब देखिए थोड़ा केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया, आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन टर्म सुने होंगे।
हाई प्रेशर आपके पास कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की साइड क्या होता है, फ्लो होता है। आप यही मान के चलिए आपके पास किसी ओशन की सैलिनिटी ज्यादा है और किसी ओशन की सैलिनिटी कम है, यानी कहीं पे सॉलिड मटेरियल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और कहीं पे कम है, तो हमेशा फ्लो कहाँ से कहाँ होता है आपका, हाई से लो, तो वो भी आपका एक रीजन बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन। ये आपके पास कुछ टर्म्स हैं जिसकी वजह से आपके पास क्या फ्लो करती है, ओशन करंट फ्लो करती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं इनके नेमिंग से बनते हैं, आपका ओशन करंट कहाँ कहाँ फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए इधर, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा इसका इफेक्ट क्या होता है ओशन करंट का हमारे जो ज्योग्राफिकल जो हमारे पास पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं ज्योग्राफिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखिए आपके पास क्या होता है, ये इक्वेटोरियल हीट को कैरी करती है एंड मॉडिफाइड द कोल्ड लोकल वेदर कंडीशन एट हायर लैटिट्यूड। अच्छा, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको। देखिए आपके पास क्या होती है, सपोज दैट कोई वार्म करंट है, ठीक है, वो वार्म करंट आपके पास किसी ठंडे इलाके से जा रही है आपके पास, तो क्या होगा, अब आपके पास सोचिए कोई पानी है, वो गर्म पानी किसी ठंडे इलाके की साइड जा रहा है, तो वो क्या करेगा, आपने थर्मोडायनेमिक्स में लॉ पढ़ा होगा, आपके पास वहां पे क्या होगी, हीट एक्सचेंज होगी। वहां पे हाई टेम्परेचर वाला लो टेम्परेचर वाले को क्या करेगा, अपनी हीट ट्रांसफर करेगा, तो जो कोल्ड एरिया है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका फायदा कहाँ होता है, जितने भी आपके पास जो ये यूरोपियन कंट्रीज होती हैं जहां पे आपके पास जो टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है, उनके जो पोर्ट्स होते हैं, उनके जो आपके पास जहाँ पे शिप वगैरह रखे होते हैं या उनका जो कोस्टल एरिया होता है, वो आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर वहां पे बहुत कम होता है, उस वजह से वो क्या हो जाता है, उनके पोर्ट वगैरह में क्या होती है, बर्फ जम जाती है, तो जिससे उनका एक्सपोर्ट वगैरह का जितना भी जो बिजनेस होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपके पास किसी इलाके से आपकी वार्म करंट फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस वार्म करंट की वजह से उस इलाके में या उस पोर्ट में, पर्टिकुलर पोर्ट पे क्या नहीं हो पाती है, बर्फ नहीं जम पाती है। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास जितने भी पोर्ट होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, 12 मंथ, यानी आपके पास हर टाइम एनुअली वो क्या रहते हैं, ओपन होते हैं बिजनेस पर्पजेस के लिए। एक तो ये फायदा हो जाता है। दूसरा आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास जिन भी इलाकों से जैसे सपोजेड वार्म ओशनिक करंट जा रही है, तो जहां पे भी गर्मी ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, अगर वार्म ओशन करंट जा रही है तो वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब सोचिए अगर इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास प्रेसिपिटेशन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। प्रेसिपिटेशन समझते हैं आप लोग, अभी मैंने पहले भी मेंशन किया था, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जब आपके पास जो वेपर होता है, वाटर वेपर, वो आपका कंडेंस होके क्या हो जाता है, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होके, जैसे रेनफॉल के फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट होके अर्थ पे वापस आ जाता है, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जितने भी वार्म करंट है उनकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वो कंडेंसेशन भी का अमाउंट भी ज्यादा होगा और वहां पे क्या होगी, आपकी रेनफॉल ज्यादा हो जाएगी। तो उस इलाके में क्या होगा, ज्यादा उन इलाकों में जहाँ पे वार्म करंट जा रही है उन इलाकों में ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी तो वहां पे क्या होगा, जितने भी आपके पास ये बायोडाइवर्सिटी है उसमें क्या हो जाता है, चेंजेस आते हैं। अब सिंपल समझिए, वहां पे फॉरेस्ट वगैरह का एरिया आपके पास क्या होगा, ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, जिन इलाकों से कोल्ड करंट जा रही है, ठीक है, जिन इलाकों से आपकी कोल्ड करंट या ठंडा पानी एक तरीके से आप ये मान के चलो जा रहा है, वहां पे क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। अब इवेपोरेशन नहीं होगा तो कंडेंसेशन भी नहीं होगा, और अगर कंडेंसेशन नहीं होगा तो वाटर आपके पास क्या नहीं होगा, पानी के फॉर्म में, यानी पानी, वहां पे बरसात नहीं होगी। बरसात नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वो वाला एरिया आपका सूखा हो जाएगा, वहां पे एरिड रीजन आ जाएगा, यानी जितने भी डेजर्ट बनते हैं आपके, वहां पे डेजर्टिफिकेशन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे आपके पास अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगी आपको, तो जितने आपके अफ्रीका वाला जो आपके पास रीजन आता है, वहां पे आपके पास कोल्ड करंट की वजह से क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन हो जाता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, आपके पास जितनी भी, अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी, जहां पे भी आपकी वार्म और आपके पास क्या बनती है, आपकी कोल्ड करंट कहीं कहीं इलाकों में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मिक्स हो जाती है वहां पे आपका फॉग बनता है। ठीक है, वो वाला एरिया क्या होता है, फॉग। इसका एक डिसएडवांटेज ये है, जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मिलती है, फॉग बन जाता है, तो एक तो जो आपके शिप वगैरह होते हैं, पोर्ट वगैरह होते हैं, उनको एक तो नुकसान होता है इस चीज का, लेकिन दूसरा आपके पास क्या होता है, ऐसे इलाकों में फिशेज के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, और अगर आपके पास उन इलाकों में फिशेज वगैरह ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाता है, आपके पास फिशेज के प्रोडक्शन के लिए आपके पास क्या हो जाता है, बेनिफिशियल माना जाता है। जैसे आपके पास जापान का एरिया हो गया, जापान और चाइना का एरिया हो गया,
तो जो कंट्रीज होती हैं वो ये चाहती है कि जितना भी आपके पास जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिल रही है वो एरिया उनके एक तरीके से क्या जाए टेरिटरी में आ जाए, ताकि वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा फिशेज का वहां पर फिश का क्या कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो मैं जितने भी आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट्स इफेक्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसका क्या है, आपके पास फायदा होगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि वार्म करंट का क्या फर्क पड़ेगा और कोल्ड करंट का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके पास ओशंस होते हैं, कितने ओशन बताए थे मैंने, जरा याद कीजिए, 5 ओशंस बताए थे। उनमें से जो भी आपके पास आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला रीजन है वो तो आपके पास ऑलमोस्ट फ्रीज्ड एरिया होता है, तो बर्फ जमी होती है। बेसिकली जो भी आपके ओशन करंट होती है वो आपके 3 ओशन में बेसिकली हमें देखने को मिलती है। उनमें उसमें से भी बस आपके पास जो इंडियन ओशन वाला पोर्शन है उसमें बस आपके पास जो 1 या 2 करंट ही इंपॉर्टेंट बनती है। सबसे ज्यादा आपके पास जो करंट बनती है वो आपके पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस पे बनती है। तो आपको 3 टाइप की यहाँ पे ओशन करंट पढ़नी है, करंट ऑफ पैसिफिक ओशन, करंट ऑफ अटलांटिक ओशन और करंट ऑफ इंडियन ओशन। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। अब देखिए मैं अगर आपको ऐसे ही डिक्टेट करती रहूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, आपके पास मैप की। ठीक है, अब जब मैप से मैं आपको समझाऊंगी तो आपको इसी जो भी टॉपिक मैं बताऊं आपको उसको क्या करना है, मल्टी टाइम रिवाइज करना। जितना ज्यादा आप इन वर्ड को सुनेंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, ताकि आपको यही चीजें आपको क्या हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। देखिए यहाँ पे आपको याद होगा पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, मैंने समझाया था आपको। देखिए आपको जो वर्ल्ड का मैप है मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपको मैंने मैप, ये ओरिजिनल मैप है आपका, है ना। अब क्या होता है इसमें मैंने आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स भी बताए थे। ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका अमेरिका हो गया, या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये पूरा आपके पास यूरेशिया यानी ये पूरा आपका यूरोप वाला पोर्शन, ये पूरा आपका एशिया पोर्शन, एशिया का पोर्शन आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब मैंने आपको ओशन भी बताए थे। मैंने क्या कहा था, जो ये वाला पोर्शन है ये और ये वाला पोर्शन ये आपका पैसिफिक रीजन आता है, ये बीच वाला पोर्शन क्या आ जाता है आपका अटलांटिक ओशन का। तो हम अभी पैसिफिक ओशन पढ़ रहे हैं। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कहा यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, तो हमें इन दोनों के बीच के क्या पढ़ने, कंडीशन पढ़ने। तो उसी मैप को थोड़ा मॉडिफाई करा है मैंने, इसको मैंने इस तरीके से शो करा है आपको। देखिए जो आपके पास अमेरिका और जो आपके पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है उसको मैंने इधर साइड दिखा दिया। मैं आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, बस आपको विजिबिलिटी अच्छे से आ जाए इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा इस तरीके से मॉडिफाई करके आपको शो कर रखा है। बाकी आपके पास सारी चीजें वही आएंगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये आपके पास ये लाइन शो करिए कौन सी है, कौन सा लैटिट्यूड होगा, ये बताइए जरा। जो अफ्रीका के बीचों बीच से होके जा रहा है ये होता है आपके पास 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। अब देखिए जो आपके पास यहाँ पे वाटर फ्लो करता है, मैंने क्या कहा, उसका आपके पास एक क्लोज लूप फॉर्म होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पैसिफिक ओशन की करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो करंट बनती है आपके पास नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, देखिए ये कहाँ से आपके पास राइज होती है, ये आपके पास राइज होती है यहाँ से, ये वाला रीजन दिख रहा है आपके पास इक्वेटर के, ये तो इक्वेटर से जो आपके पास नॉर्थ वाला पोर्शन हो जाएगा, यहाँ अगर आपके पास ये यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये आपके पास कौन सा पोर्शन हो गया, ईस्ट, ये हो गया आपके पास वेस्ट। यहाँ इस डायरेक्शन में आपके पास क्या करती है, करंट फ्लो करती है पैसिफिक ओशन में। अब देखिए इक्वेटर के नॉर्थ साइड है इसलिए हमने इसका नाम क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। बहुत सिंपल है, नाम याद रखना, नॉर्थ क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में, पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन में फ्लो कर रही है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के रीजन में आती है करंट। ठीक है, अच्छा अब आप खुद सोच के बताइए, अगर ये इक्वेटर के पास से होके जा रही है ये करंट, तो आपके पास ये वार्म करंट हो गया या आपके पास ये कोल्ड करंट मानी जाएगी। या आपके पास ऑब्वियस सी बात है इक्वेटोरियल का रीजन है तो ये वार्म करंट मानी जाएगी। इसका नाम मैंने क्या बताया यहाँ पे, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, और इसका नेचर कैसा हो गया, वार्म हो गया। अब जैसे ये आपके करंट इस तरीके से फ्लो करती है, ये यहाँ पे आपके पास कुछ आइलैंड आते हैं, जैसे आपके पास सिंगापुर हो गया, आपके पास इंडोनेशिया का हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, चाइना का पोर्शन यहाँ पे आ जाता है, और बेसिकली ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये जापान है आपके पास। ये कौन सा रीजन आ गया, जापान। तो इसके कुछ आइलैंड है यहाँ पे, ये इन आइलैंड से जब ये ओशन जब ये आपके पास करंट टकराती है तो ये क्या होती है, हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है।
ठीक है, ये क्या हो जाती है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक तो आपके पास इस तरीके से ये चाइना है आपका, ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, पूरा चाइना का रीजन आता है। चाइना और जापान के बीचों बीच ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसका नाम आपको याद हो गया। ध्यान से सुनते रहिएगा जो जो वर्ड मैं बता रही हूँ। एक पार्ट आपका स्प्लिट होकर यहाँ बीचों बीच यहाँ से होते हुए वापस यहाँ बाहर आ जाएगा, और एक पोर्शन आपका स्प्लिट होके इस तरीके से आया था। अब हमें इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, ये आपके पास वार्म करंट होती है, ये आपके पास यहाँ पे कुछ क्या होता है, आइलैंड होती है, उनसे टकरा के ये आपकी क्या हो जाती है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक पोर्शन तो आपके पास यहाँ इसके बीचों बीच होते हुए जाएगा, और एक पोर्शन आपके पास यहाँ पे जापान के ईस्ट साइड से होते हुए चला जाता है, ठीक है। आपने साउथ चाइना सी आजकल न्यूज में बहुत सुना होगा, तो ये साउथ चाइना सी वाला ही रीजन आता है पूरा। तो हम उस वहां पे जो करंट बनती है उसी की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आता है, इस वाले का नाम होता है, जो यहाँ बीचों बीच आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है सुशिमा, ठीक है। ये जो आपके पास है, देखिए टी से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं सुशिमा, ठीक है। ये आपके पास कौन सी करंट हो गई, सुशिमा, आपके पास ये ओशन करंट हो गई। ये बात सबको समझ में आ गई। दूसरी आपको ये वाली यहाँ पे आपको करंट दिख रही है, इसका नाम होता है आपके पास क्यूरोशियो वार्म करंट, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्यूरोशियो करंट। क्यूरोशियो ये जापान और चाइना कोस्ट से होते हुए जाती है, तो इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, क्यूरोशियो, क्यूरोशियो, ठीक है। ये आपके पास हो गई क्यूरोशियो वार्म करंट। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। फिर से मैं रिवाइज करवा, क्योंकि इनके नाम थोड़ा टफ है, तो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ से आपकी करंट फ्लो होते हुए गई, कुछ आइलैंड से टकराई, तो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। जो आपके पास चाइना और जापान के बीच से होते हुए गई, ठीक है, उसको हम कहते हैं सुशिमा, ठीक है। ये वार्म करंट है आपके पास। और जो आपके पास इसके ईस्ट से, जापान के ईस्ट से होते हुए गई, उसको हम कहते हैं क्यूरोशियो वार्म करंट। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, क्यूरोशियो और सुशिमा, क्यूरोशियो सुशिमा बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे क्या होता है नेक्स्ट, इसमें देखिए जो आपके पास ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, चाइना के, ये आपके रशिया के साइड का जो ये पोर्शन है, यहाँ से आपके पास यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ये पोलर रीजन में आता है, तो यहाँ बर्फ जमी होती है। अब देखिए ये वार्म करंट है, यहाँ ऊपर से क्या होती है, बर्फ पिघल करके नीचे की साइड आती है। तो इस वाले पोर्शन से, जो आपके पास ये पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से बर्फ पिघल करके नीचे की साइड आती है। तो ऑब्वियस बात है, बर्फ आपकी ठंडी होती है, तो वो कौन सी करंट मानी जाती है, यहाँ पे कोल्ड करंट मानी जाती है। और इसको हम कहते हैं ओखा टस्क। क्या कहते हैं इसको, ओखा टस्क कोल्ड करंट। देखिए ओखा टस्क कोल्ड करंट चाइना के अपर साइड से, ठीक है, चाइना का ये अपर पोर्शन हो गया, उसको हम कहते हैं ओखा टस्क। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये आपके पास ओखा टस्क कोल्ड करंट, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। ये आपके पास यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से एक वार्म करंट आ रही है और यहाँ से आपके पास एक कोल्ड करंट आ रही है। इस वाले रीजन में आपके पास क्या बोला था मैंने, क्या बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास एक तरीके से पूरा, या फिर यहाँ से ये आप सोच के चलिए, ये आपके पास पूरा एरिया, यहाँ से आपके पास इसमें क्या बनता जाएगा, एक तरीके से कोल्ड और वार्म की वजह से यहाँ पे फॉग बनता जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन फिशेस के लिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से क्या है, जापान और चाइना के बीच में इस एरिया को लेके क्या रहती है, कॉन्ट्रोवर्सी रहती है। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि जापान और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी को लेके क्या होती रहती है, आपका डिस्कशन होता रहता है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट रीजन बनता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि इस एरिया पे उनका क्या हो जाए, एक तरीके से कब्जा हो जाए, ताकि वो उसमें जो भी फिशेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपने अंडर में ले ले। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। दूसरा आपके पास क्या होता है, जब ये ओखा टस्क और क्यूरोशियो, जब ये दोनों आपके पास करंट मिल जाती है तो आगे की डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाती है। अच्छा, और यहाँ पे आपके पास एक तरीके से एक और आपके पास छोटी करंट है, उसका नाम मैं बता देती हूँ, क्यूराइल, ठीक है। ये भी बीजिंग से, यानी आपके पास जो है चाइना वाला रीजन है इसी से होते हुए आती है, ठीक है। इसका नाम आप देख लेना यहाँ पे, इसका नाम होता है क्यूराइल कोल्ड करंट। तो जैसे ही आपके पास वार्म और कोल्ड करंट यहाँ पे मिलती हैं, इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, नॉर्थ पैसिफिक करंट। ये इक्वेटोरियल करंट नहीं होती है, ये आपकी क्या मानी जाती है, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, कुछ आइलैंड, अगेन यहीं पे यहाँ पे मैंने बताया है कि आपके पास जितनी भी ये करंट, ये आपके पास ओशन करंट आ रही है, यहाँ पे कुछ आइलैंड होते हैं। इन आइलैंड से टकरा के फिर ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तीन इंपॉर्टेंट क्या बनती है, करंट बनती है। आपको क्या बोला मैंने, यहाँ से करंट गई, टकराई, वो कोस्टल एरिया से स्प्लिट हो गई। बीच वाले पोर्शन को हमने कहा सुशिमा, इस वाले पोर्शन को कहा हमने क्यूरोशियो,
ऊपर से आपके पास ओखाटस की कोल्ड करंट आई, यहाँ पे आपके पास कंबाइंड हो गई, फिर हमने इसको मिला के कहा नॉर्थ पैसिफिक करंट। अब यहाँ पे जब वो आपके पास इधर नॉर्थ अमेरिका की साइड जाती है तो वो क्या करती है, एक तरीके से यहाँ पे कुछ आइलैंड है उनसे टकरा के वो आपके पास स्प्लिट हो जाती है। कितने पोर्शन आपको ध्यान रखते हैं, 3 पोर्शन। अब सबसे ऊपर का जो पोर्शन आता है वो आता है आपका अलास्का करंट, ठीक है, अलास्का करंट। और ये कैसी करंट होती है आपके पास, वार्म करंट होती है। अलास्का की करंट कैसी मानी जाती है, ये आपकी वार्म करंट मानी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा आपके पास यहाँ पे बनती है, वो बनती है एल्यूशियन करंट। ये भी आपके पास, ये दूसरी जो आपके पास करंट बनी, एक तो अलास्का की करंट बनती है, यहाँ से दूसरा आपके पास स्प्लिट होके बनती है एल्यूशियन करंट, ठीक है। ये भी आपके पास कैसी बनती है, वार्म करंट बनती है। यानी नॉर्थ पैसिफिक, अभी मैं आपको इसको समराइज करके यहाँ पे बता दूंगी। नॉर्थ पैसिफिक करंट आपके पास स्प्लिट होके क्या बन गई, अलास्का करंट और एल्यूशियन करंट। और एक पोर्शन आपके पास यहाँ पे स्प्लिट होके इस वाले पोर्शन पे आ जाता है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से शो करती हूँ कोल्ड को, ये आपके पास इस तरीके से इस वाले रीजन में आ जाता है। और ये बनती है आपके पास कैलिफोर्निया की करंट। कौन सी करंट बनती है, ये कैलिफोर्निया, आपने सुना होगा कैलिफोर्निया का नाम, ठीक है। ये आपके पास बनता है कैलिफोर्निया करंट। और ये आपके पास जो करंट है, ये आपके पास कैसी है, आपके एक तरीके से कोल्ड करंट मानी जाती है। क्लियर हो गया। और ये आपके पास वापस ये कोल्ड करंट जो कैलिफोर्निया का जो एक कोस्टल रीजन है, इससे आते हुए अगेन किस में यहाँ पे मिल जाती है आपके पास, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट के साथ ये यहाँ पे कंबाइन हो जाती है। तो देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसने क्या कर दिया, एक तरीके से यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म कर दिया। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो भी आपके पास यहाँ पे ओशन करंट बनती है वो क्या करती है, एक क्लोज लूप फॉर्म करती है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। एक बार जल्दी से मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको सारे नेमिंग क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। पहले ये बना, ये आपके पास 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। पहला बना आपके पास सुशिमा, दूसरा बना आपके पास क्यूरोशियो, ठीक है, क्यूरोशियो। फिर इसमें आपके पास क्या कंबाइन हो गई, यहाँ पे बन गया आपके पास ओखा टस्क की करंट, ठीक है। ये आपके पास कोल्ड करंट है, ये आपके पास वार्म करंट हो गई, ये आपके पास कोल्ड करंट हो गई। ये भी वार्म करंट है आपके पास और ये भी वार्म करंट है, ठीक है। अब ये कंबाइन होके फिर आपके पास क्या बन गया, नॉर्थ पैसिफिक करंट। इक्वेटोरियल वर्ल्ड हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, जब ये नॉर्थ पैसिफिक करंट बन गए, फिर ये स्प्लिट होके क्या कर दिया, यहाँ पे 3 करंट आपको ध्यान रखनी है। एक बन गया आपके पास अलास्का, दूसरा बन गया एल्यूशियन करंट, और थर्ड बन गया आपके पास कैलिफोर्निया करंट। ये बातें सबको समझ में आ गई। ये आपके पास वार्म करंट होती है, ये भी वार्म करंट होती है एक तरीके से, और ये आपकी कैसी करंट मानी जाती है, कोल्ड करंट। और ये आपके पास क्या होगी, एक तरीके से वार्म करंट होती है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये थी आपके पास नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। अब देखिए, ये तो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में थी, ऐसे ही आपके पास इक्वेटोरियल के साउथ साइड में भी यहाँ पे करंट बनती है। वो बहुत सिंपल है आपके पास, बस 2 करंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आया। कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे साउथ पैसिफिक की जो करंट होती है वो किस तरीके से फ्लो करती है। यहाँ पे एक पोर्शन आपका कन्वर्ट हो जाता है और आपके पास जो ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है उसकी साइड मूव करने लग जाता है। देखिए इधर ये आपके पास क्या आ गया, ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे अगेन ये आपके पास आ गया साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। ये आपके पास इसका नाम किस तरीके से पड़ जाएगा, इक्वेटर के नॉर्थ में। अब देखिए, ऐसा मत सोचना कि बीच में कोई बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। वाटर आपका वही है, उसी वाटर के जो आपके पास मार्जिन हमने बना रखा है उसके नॉर्थ साइड, यानी 0 डिग्री के नॉर्थ और 0 डिग्री के साउथ। तो ऐसा नहीं वहां पे कोई बाउंड्री हमने कोई, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच है वैसे कोई बाउंड्री है, बस ये हमने क्या कर रखा है, एक तरीके से इमेजिनरी मान के। अब देखिए, यही रीजन होता है कि जो आपने जितने भी ओशन के जो बाउंड्री होती है वो कोई डिफाइन नहीं होती है। इसीलिए क्या होता है, आपके पास जो कंट्रीज होती है उनमें क्या हो जाता है, बार बार इन चीजों को लेके कन्फ्लिक्शन हो जाता है, क्योंकि वो बाउंड्री तो आपके पास पर डिफाइन नहीं होते, तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि हमारा रीजन या हमारा एरिया कहाँ तक है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके पास। अब इसे नॉर्थ नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। और ये कैसी करंट होगी, वार्म करंट। अब देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के यहाँ से ईस्ट साइड, ठीक है। एक पोर्शन तो अगेन यहाँ पे ये आपका यहाँ पे स्प्लिट होके एक पोर्शन तो नॉर्थ वाले के साइड मिल जाएगा और दूसरा पोर्शन यहाँ पे क्या हो जाता है,
ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड। देखिए आप डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके ईस्ट साइड एक पोर्शन यहाँ को इसके साइड आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये आपके पास ईस्टर्न ब्रांच बन जाती है। और ये यहाँ पे न्यूजीलैंड होते हुए ये आपके पास क्या करता है, वापस जो आपके पास साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है उसके साथ कंबाइन हो जाता है। इसका कोई नेमिंग नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखिए, जब ये वापस आता है इस तरीके से, तो ये आपके पास साउथ अमेरिका का रीजन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस साउथ अमेरिका के रीजन पे यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे इसका नाम बदल जाता है। बस इसका नाम हो जाता है यहाँ पे पेरू करंट, या इसको हम्बन बोल्ट करंट भी कहते हैं, ठीक है, पेरू करंट। अब देखिए जितने भी करंट की नेमिंग है वहां पे एरिया के हिसाब से पड़ता है, लेकिन हम्बन बोल्ट जो आपके पास करंट है, हम्बन बोल्ट करंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम्बन बोल्ट एक नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसलिए इसको हम या तो पेरू करंट बोलते हैं या तो हम्बन बोल्ट करंट माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट में बस दो ही नाम याद रखना है, पेरू करंट या हम्बन बोल्ट करंट। इतनी बातें सब क्लियर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक तरीके की साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो पेरू या हम्बन बोल्ट की करंट है वो कोल्ड करंट है। अच्छा, मैं इसके पीछे का रीजन बताती हूँ आपको, मैंने क्या बताया अभी। इससे आपके पास ये रीजन है, देखिए आपके पास साउथ अमेरिका का रीजन है, ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा समझिए इस चीज को। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये सपोज दैट ये वाटर है, ओशन है। अब इसके ऊपर क्या कर रही है, विंड फ्लो कर रही है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, जो यहाँ पे विंड है ये कौन सी विंड होगी, क्योंकि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये इक्वेटोरियल के साउथ या नॉर्थ की साइड पढ़ रहे हैं। और ये 25 से 35 डिग्री के बीच की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो आपके पास ये विंड फ्लो करती है। तो यहाँ पे 25 से 35 डिग्री पे कौन सी करंट आती है आपके पास, एक कौन सी विंड आती है, ट्रेड विंड आती है। तो ट्रेड विंड की स्पीड ज्यादा होने की वजह से अपने साथ पानी को बहा करके ले जाती है, यानी वाटर की ओशन, ऐसा नहीं पूरा ओशन उठा के, ओशन की अपर लेयर को क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीके से मूव कर देंगे। इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये ओशन करंट जनरेट होती है। अब सिंपली सोचिए, यहाँ पे हम कोल्ड और वार्म किस हिसाब से कह रहे हैं, ये विंड फ्लो कर रही है, तो ये क्या करेगी, इसके यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगी, यहाँ पे जो विंड है ये वाटर को अपर लेयर को क्या करेगी, मूव करेगी। अब देखिए जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं ओशन में, आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस विंड की वजह से अपर लेयर तो आगे की साइड बढ़ गया, यानी आपके पास जो वार्म करंट है वो तो आगे मूव कर गई। अब जब ऊपर का पानी आगे की साइड बह गया, तो यहाँ पे आपके पास जो नीचे का पानी है वो रहेगा। अब इस नीचे वाले पानी का जो टेम्परेचर है ऊपर वाले पानी की कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, कोल्ड करंट। तो जो पेरू है वो आपका इक्वेटोरियल रीजन में होने के बावजूद भी उसको हम क्या मानते हैं, कोल्ड करंट। क्यों, क्योंकि ऊपर का पानी तो आपके पास विंड के साथ बह गया, वो आपके पास साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट बन गया, और जो नीचे का पानी है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक तरीके से कोल्ड करंट मानते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, दो टर्म बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक होता है एल नीनो, दूसरा होता है ला नीना, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हो, मैं इसलिए समझा रही हूँ आपके पास। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी मैंने क्या बोला कि आपके पास जो साउथ पैसिफिक ओशन करंट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए, मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, इस वाले करंट की। यहाँ पे हवाएं चलेंगे तो वो पानी को अपने साथ बहा करके ले जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो नीचे वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास, उसका टेम्परेचर तो कम है, इसलिए वो कोल्ड करंट बन गया, और ऊपर वाली करंट कैसी बन गई आपकी, वार्म। तो यहाँ पे बस वही खेल है आपके पास। सम टाइम ड्यू टू द डिक्रीमेंट डिक्रीज ऑफ द ट्रेड विंड। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए ट्रेड विंड आपके पास जो ट्रेड विंड की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। बस आप ये समझिए, कभी कभी उन ट्रेड विंड की जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। अब उनकी ताकत कम हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, स्पीड भी कम हो जाएगी, तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह पाती है कि वो क्या कर पाए, वाटर को अपने साथ बहा करके ले जाए। तो आप सोचिए, यहाँ पे आपका ओशन है, विंड की स्पीड या स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास पानी को आगे बहा करके नहीं ले जा पाएगा। तो अगर पानी आपके पास बहा आगे नहीं फ्लो करेगा, नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ का जो ओशन है उसकी अपर लेयर तो यहीं रहेगी, अपर लेयर यहीं रहेगी, यानी यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वाटर का एक तरीके से बढ़ जाएगा। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एल नीनो, ठीक है। सिंपली आप ये सोचिए कि आपके पास जब पेरू जो करंट है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, किसकी वजह से बढ़ जाता है,
ट्रेड विंड की जो स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। अगर ट्रेड विंड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो जो आपके पास वार्म करंट है वो आगे फ्लो नहीं करेगा। आगे फ्लो नहीं करेगा तो जितना आपके पास इस पेरू करंट का यूजुअल टेम्परेचर होता है उसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एल नीनो। ठीक है, अच्छा दूसरा इसका जस्ट अपोजिट होता है ला नीनो। अब नीना सॉरी, आपके पास क्या होता है, कभी कभी मैंने कहा आपके पास जो ट्रेड विंड होती है उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो कभी कभी कुछ फैक्टर की वजह से ट्रेड विंड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ट्रेड विंड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ये आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर लेगा। एक्स्ट्रा वाटर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे और गहराई वाला पानी क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ से देखिए यहाँ पे आपके पास विंड के साथ इस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है। अब आपके पास अगर विंड की स्पीड तेज होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ के वाटर को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आगे की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर ऊपरी पानी या जो अपर लेयर है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आगे फ्लो कर गई तो जो नीचे का पानी होगा वो उसका टेम्परेचर तो और कम हो जाएगा। यानी जो यूजुअल टेम्परेचर होता है पेरू करंट का उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर आपको और कम मिलेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ला नीना। ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास लोकल जो आपके पास लैंग्वेजेस हैं उनके वर्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके नाम ऐसे क्यों रखा गया, ये उनके लोकल माइथोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे इनके नेमिंग ऐसे की गई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एल नीनो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपके पास ट्रेड विंड की स्ट्रेंथ कम हो गई जिसकी वजह से आपके पास जो वार्म करंट है वो आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा ला नीना का आपके पास टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि ट्रेड विंड की स्ट्रेंथ क्या हो गया, आपके पास एक तरीके से बढ़ गई, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो सरफेस का वाटर था वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर गया और जो डेप्थ का ठंडा पानी था वो आपके पास सरफेस पे आने लग गया। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। ठीक है, ये था आपके पास पैसिफिक ओशन करंट। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे आपके पास जो पोर्शन आता है वो आता है आपके पास अटलांटिक ओशन करंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अटलांटिक ओशन कहाँ पे होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एस शेप का आपके पास क्या होता है, ओशन होता है। देखिए ये आपके पास पूरा अटलांटिक ओशन का रीजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हमको मेंशन करना पड़ेगा 0 डिग्री लैटिट्यूड आपके पास कहाँ है। ठीक है, ये आ गया आपके पास 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये मैंने आपको शो कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये 0 डिग्री आ गया, इक्वेटर का रीजन आ गया। इससे पहले हमने पैसिफिक पढ़ा था, अब हम अटलांटिक की जो जितने भी करंट होती है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वही केस कि आपके पास सबसे पहले जो भी आपके पास करंट बनेगी वो इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ साइड बनेगी। तो जो आपके पास इक्वेटर्स के नॉर्थ में बनेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, अभी बताइए। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपकी ऑब्वियस सी बात है वार्म करंट होगी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, नॉर्थ, देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर्थ अटलांटिक, आपके पास क्या हो जाएगी, वार्म करंट हो जाएगी। ठीक है, और देखिए ये आपके पास पूरा अफ्रीका का रीजन है, सॉरी ये आपके पास पूरा साउथ अमेरिका का रीजन है, और ये पूरी कंट्री आपके पास पड़ती है ब्राजील की। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ यहाँ पे। ये आपके पास बनता है साउथ अमेरिका, और ये वाला जो रीजन आता है ये आपका पड़ता है कहाँ पे, ब्राजील का। तो जैसे ये आपके पास मैंने कहा ये क्या बनेगा, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ये आपका डिवाइड हो जाता है ब्राजील के कोस्ट पे, और ये आपके पास डिवाइड होके क्या करता है, यहाँ पे दो ब्रांचेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या बनता है आपके पास, ये एक होगी एंटिलिस करंट, एंटिलिस करंट, और दूसरा बनता है ये वाला पोर्शन आपके पास बनता है कैनेनी करंट। ठीक है, कैनेनी करंट, ये वार्म करंट है आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या हो गया, यहाँ से अटलांटिक ओशन से करंट निकली, ब्राजील के कोस्ट पे टकराई, टकरा के फिर दो पोर्शन में डिवाइड हो गए। जैसे वहां पे जापान के कोस्ट पे डिवाइड हो रही थी, यहाँ ब्राजील के कोस्ट पे डिवाइड होती है। और एक बनता है आपके पास कैनिनी करंट, और दूसरी बनती है एंटिलिस करंट, कैनिनी करंट। फिर से रिपीट करवा रही हूँ, यहाँ से आपके पास ओशन ये करंट आ गई, फिर ये आपके पास क्या करेगी, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक बनती है आपके पास एंटिलिस करंट, दूसरी बनती है कैनिनी करंट। अब देखिए ये एंटिलिस करंट और कैनेडी करंट क्या होती है, यहाँ पे आपके पास डिवाइड होके तो दो पार्ट में स्प्लिट होगी। दोबारा से ये जो एंटिलिस करंट होती है ये यहाँ पे इस वाले कोर्स से टकरा के दोबारा से इसमें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। बात समझ में आ गई। पहले ये नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट थी, इससे टकरा के दो पार्ट में स्प्लिट होगी, कैनेडी करंट, एंटिलिस करंट।
फिर एंटिलिस करंट क्या होता है, यहाँ पे जो अमेरिका का पोर्शन है इससे टकरा के फिर इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, और आपके पास कैनेडी करंट और एटलांटिस करंट में यहाँ से ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपके पास अमेरिका का, जो आपके पास ये रीजन है, ठीक है, ये आपके पास आता है मिसिसिपी का रीजन। ठीक है, इसके यहाँ से मिसिसिपी का वाटर आता है। ठीक है, जो वहां पे आपके पास रिवर है मिसिसिपी। ठीक है, मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहे, मिसिसिपी। ठीक है, ये आपके पास बन गया मिसिसिपी। तो ये आपके पास मिसिसिपी की यहाँ से वाटर आ गया और एटलांटिस और कैनेडी दोबारा से मिल जाते हैं और मिलके बनाते हैं यहाँ पे क्या, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा करंट। ठीक है, ये कौन सी करंट बन जाती है, फ्लोरिडा। फिर से रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको सारे वर्ड ध्यान रहे, ताकि आपको किसी भी नाम में कंफ्यूजन ना हो। नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट आपका डिवाइड हो जाता है ब्राजील के कोस्ट पे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बनता है एंटिलिस करंट, दूसरा बनता है आपके पास कैनेडी करंट। एंटिलिस जो करंट होती है वो आपके पास यहाँ पे इस रीजन पे जो नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल रीजन है उससे टकरा के फिर से आपका कैनेडी करंट में मिल जाती है। लेकिन उससे पहले इसमें कौन सी यहाँ पे रिवर का वाटर आता है, मिसिसिपी रिवर का वाटर आता है, और जब ये मिक्स हो जाते हैं दोबारा से, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्लोरिडा करंट। क्या कहते हैं इसको, फ्लोरिडा। ठीक है, आफ्टर मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन इट इज नोन एज फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए जो ये वाला रीजन है आपके पास, यहाँ पे इसको मूव करने के लिए बहुत ही नैरो पास मिलता है। ठीक है, जो आपके पास ये जब ये कंबाइन होकर आगे डायरेक्शन में बढ़ने लग जाता है तो इसका जो पासेज होता है वो थोड़ा आपके पास उसका जो एरिया होता है चलने का वो थोड़ा नैरो हो जाता है। नैरो होने, अब सोचिए किसी नैरो एरिया से आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको, फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम वर्ड इसीलिए ये आपके पास यूज होता है। थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पे इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम। और ये वार्म करंट है आपके पास। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे एक आइलैंड दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपको पता है इसका नाम क्या है, ये आपके पास ग्रीनलैंड। ठीक है, ये पूरा आपके पास आइस से भरा, ये आपके पास आइस से ढका वाला एरिया है ये। तो इसका फिर से डायरेक्शन का सेंस में समझा रही हूँ आपको, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। इस ग्रीनलैंड का ये वेस्ट पोर्शन है, यहाँ से आपके पास, अब देखिए मैंने क्या बोला, पूरा बर्फीला एरिया आपके पास, पूरे यहाँ पे आइस रहती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है आपके पास ग्रीनलैंड। ठीक है, इसके जो वेस्टर्न एरिया है, यहाँ से आपके पास एक करंट आती है, एक ओशन करंट आती है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है अगर ये ठंडा इलाका है तो यहाँ से कौन सी करंट आएगी आपके पास, कोल्ड करंट आती है। कौन सी करंट आती है, कोल्ड करंट। इसको हम कहते हैं लैब्राडोर कोल्ड करंट। इसका नाम क्या होता है, लैब्राडोर। ठीक है, जो यहाँ पे ग्रीनलैंड के वेस्टर्न एरिया से जो आपके पास करंट आती है उसको हम क्या कहते हैं, लैब्राडोर कोल्ड करंट, ईस्टर्न एरिया से। ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक वार्म करंट हो गई, एक कोल्ड करंट हो गई। यहाँ पे आपके पास फिर से कैसा रीजन बन जाएगा आपके पास, वार्म प्लस कोल्ड का फॉगी एरिया बन जाएगा पूरा। अब जब यहाँ पे पूरी फॉग वगैरह आपके पास लग जाती है तो इससे क्या हो जाता है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। लेकिन साथ में ही यहाँ पे जो फिशेज हैं उनके लिए बहुत ही आपके पास क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो आप, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, यहाँ से इसके ईस्टर्न से भी आपके पास एक कोल्ड करंट आती है। इसका नाम तो बहुत सिंपल है, याद रखना, ईस्टर्न ग्रीनलैंड कोल्ड करंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये आपके पास ग्रीनलैंड के ईस्टर्न पोर्शन से यहाँ पे आपके पास मिक्स हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, यहाँ पे अगेन ये आपके कंबाइन हो गई। कंबाइन होने के बाद क्या होता है, इसका जो नाम होता है वो आता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास ये कंबाइन होके यहाँ पे आपके पास बन गई, यहाँ से आपके पास लैब्राडोर की करंट आई, यहाँ से आपके पास ईस्टर्न ग्रीनलैंड की करंट आ गई, और कंबाइन होके यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा अगेन ये आपके पास आ जाएगा नॉर्थ अटलांटिक करंट। यहाँ से इक्वेटोरियल वर्ल्ड हट जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक करंट कंबाइन हो गए। ये आपके पास यहाँ से कोल्ड करंट आई, यहाँ से भी कोल्ड करंट आई, यहाँ से आपके गल्फ स्ट्रीम की फ्लोरिडा की गल्फ स्ट्रीम आ रही थी, ये कंबाइन होके दोबारा से यहाँ पे मिक्स होके इसका नाम हो गया नॉर्थ अटलांटिक करंट। और ये पोर्शन दिख रहा है आपको छोटा सा, यहाँ पे एक आइलैंड मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर ये टकरा के यहाँ पे एक इसमें कोल्ड करंट मिलती है जिसको हम कहते हैं इरमिंगर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था वहां पे कि आपके पास क्या होता है, जब नॉर्थ पैसिफिक करंट
आपके पास आगे बढ़ती है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। नॉर्थ के पोर्शन को हम अलास्का कहते हैं, फिर आपका एल्यूशियन करंट कहा था, और जो आपके पास साउथ की साइड आ रहा था उसको हमने कैलिफोर्निया करंट कहा था। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रिपीट होता है। यहाँ पे भी आपके पास नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, ये ब्राजील के कोस्ट पे डिवाइड होकर आपके पास 2 ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, एक होती है एंटिलिस, दूसरी होती है कैनिनी, ठीक है। फिर ये कंबाइन होके इसमें मिसिसिपी रिवर का वाटर आता है, इसको हम कहते हैं फ्लोरिडा। ऊपर के डायरेक्शन में जाने पे इसका नाम हो जाता है फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम। फिर क्या होता है आपके पास जो ग्रीनलैंड होता है उसके वेस्टर्न पार्ट से आपके पास लेब्राडोर की कोल्ड करंट आती है, और ईस्टर्न पार्ट से आपके पास ईस्टर्न ग्रीन लैंड से वो आपके पास क्या होती है, कोल्ड करंट आती है। फिर ये मिक्स होकर आपके पास क्या बनती है, नॉर्थ अटलांटिक करंट, ठीक है। अब ये नॉर्थ अटलांटिक करंट जब आगे बढ़ती है ये वार्म करंट होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कैसी करंट होती है आपके पास, ये वार्म करंट होती है यहाँ पे। अब आपके पास क्या होता है, जब ये वार्म करंट आगे बढ़ती है तो ये भी आपके पास डिफरेंट, जो आपके पास ब्रिटेन हो गया, और यहाँ पे एक दो आइलैंड और है, जैसे मैंने आइसलैंड बोला आपके पास, तो वहां पे टकरा के ये आपके पास 3 ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाती है। छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, आइसलैंड। एक तो आइसलैंड से टकरा करके एक आपके पास करंट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, इरमिंगर कोल्ड करंट, ठीक है। और एक ब्रांच यहाँ नॉर्थ की साइड चली जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्वे। जो आपके पास ये नॉर्वे की करंट है ये आपके पास पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन के जितने भी पोर्ट वगैरह होते हैं वो आपके क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बर्फ नहीं जमती है, और जितने आपके पास शिप वगैरह है वो थ्रू आउट द ईयर क्या करते हैं, बिजनेस को आपका आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक ब्रांच यहाँ पे आपके पास साउथ डायरेक्शन में मूव कर जाती है, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कैनारी। जो आपके पास करंट होती है, कैनारी आपने सुना होगा, बहुत फेमस आपके पास है, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है ये कैनारी करंट, ठीक है। ये आपके पास साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, कैनारी कोल्ड करंट। अच्छा, ये कैनारी कोल्ड करंट क्यों आपके पास यहाँ पे, इसका नाम कैनारी कोल्ड करंट क्यों कहते हैं हम, इसकी वजह से ये इस वाले साउथ अफ्रीका वाले रीजन में इसका नाम क्या बढ़ जाता है, कैनारी कोल्ड करंट। वही जैसे प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया था, ट्रेड विंड की वजह से जो अपर सरफेस है वो तो मूव कर जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नीचे का ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से उसका नेचर कैसा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, यहाँ पे एक आपके पास एडिशनल पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके पास रीजन बन रहा है, ये जो आपके पास सर्कुलर पूरा रीजन बन रहा है, यहाँ बीच में जो ये वाला एरिया बनता है, इस पूरे एरिया के जो ओशन बनता है इसको हम क्या कहते हैं, सारगोसा सी कहते हैं। सारगोसा सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वाले रीजन में आपके पास सारगोसा जो एल्गी है वो बहुत ज्यादा मिलता है, और वो फिशेस के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। इसीलिए इस एरिया में क्या होता है, जो फिश होते हैं वो आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। तो सारगोसा सी अगर पूछ लिया गया तो सारगोसा सी कहाँ मिलता है, आपके अटलांटिक ओशन में, ठीक है, इस वाले रीजन में सारगोसा सी। ये बीच वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, सारगोसा सी, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर होगी। सेम यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, जो साउथ वाला रीजन है, ठीक है, जो साउथ वाला रीजन है वो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ये आपके पास वार्म करंट होगी। ये क्या करता है, आपके पास ब्राजील के कोस्टल एरिया से साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कैरिबियन, अब ब्राजील का जो पोर्शन है, या फिर आप इसको कैरिबियन कोस्टल एरिया कह सकते हो, यहाँ से आपके पास ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए क्या करता है, ये वापस आपके पास मूव करता है, और एक तरीके से क्या करता है, क्लोज लूप फॉर्म कर देता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास ट्रेड विंड की वजह से ये साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो गर्म पानी तो आगे के डायरेक्शन में चला गया, वार्म करंट आगे के डायरेक्शन में फ्लो कर गए, तो अब क्या हो जाएगा, जो डेप्थ का वाटर है, कोल्ड वाटर, वो आपका सरफेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक क्या बन जाती है, कोल्ड करंट बन जाती है। तो इसे हम कौन सी करंट कहते हैं यहाँ पे, बेगुला। ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये बनता है आपके पास बेगुला कोल्ड करंट, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, बेगुला कोल्ड करंट आपका साउथ अटलांटिक जो इक्वेटोरियल करंट है उसके साथ कंबाइन होकर अपने क्या करता है, पाथ को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। साउथ में आपके पास बस आपको बेगुला ये ध्यान रखना है, और साउथ अटलांटिक ईस्टर्न इक्वेटोरियल करंट ये आपको ध्यान रखने की। एक ब्रांच तो आपका नॉर्थ में मिल जाती है, दूसरी ब्रांच आपके पास अपने कैरिबियन कोस्टल से होते हुए अपने पाथ को कंप्लीट कर देती है। नेक्स्ट थर्ड आपके पास आता है इंडियन ओशन की जो भी आपके पास करंट बनती है, ठीक है।
अब देखिए जो इंडियन ओशन की करंट होती हैं वो आपके पास एक तरीके से बहुत ज्यादा उनमें वेरिएशन आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जो इंडियन ओशन है वहाँ पे आपका मानसून का केस आता है, ठीक है। अब जब मानसून का की वजह से आपके पास क्या होता है, उनकी जो डायरेक्शन होती है उनमें बहुत चेंजेस आते हैं, तो वहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके पास इंडियन ओशन की करंट है मानसून की वजह से उनकी डायरेक्शन समर में तो क्लॉकवाइज हो जाती है और विंटर में क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये मूव करती है। समर में तो इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती है, देखिए ये आपके पास समर में इनकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाती है और विंटर में वही डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाती है। तो आपके पास क्या होता है, इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स ना होने की वजह से यहाँ पे इनकी कोई ज्यादा नेमिंग नहीं की गई है। बट आपके पास एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है, जैसे ये इंडियन ओशन है, तो जब आपके पास ये इंडियन ओशन इस में जो वाटर है, यहाँ से एक करंट आपकी इस तरीके से मूव करती है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं मेडागास्कर, ठीक है। इसका नाम क्या है, मेडागास्कर। तो यहाँ पे टकरा के ये ओशन जो करंट होती है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक तो अफ्रीका, ये वाला रीजन दिख रहा है, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से होते हुए करंट आती है, ठीक है। और दूसरा मेडागास्कर के ईस्टर्न पोर्शन में करंट फ्लो करती है। तो जो आपका ये बीच वाले पोर्शन से जो करंट आपकी फ्लो करती है उसका नाम होता है मोजाम्बिक ओशन करंट, ठीक है। और जो दूसरा आपके पास आता है मेडागास्कर के जो ईस्टर्न पोर्शन में, उसको तो हम क्या कहते हैं, मेडागास्कर वार्म करंट। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। क्या बोला मैंने यहाँ पे, इसका नाम क्या हो गया, मोजाम्बिक ओशन करंट, जो ये बीच से आके निकल रही है। और इसका नाम सिंपल क्या हो गया यहाँ पे, मेडागास्कर, और ये वार्म करंट है। दूसरा ये कंबाइन होके दोबारा से मेडागास्कर की करंट बन जाती है और इस डायरेक्शन में वेस्ट की साइड मूव करते हुए जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में मूव करते हुए अगेन क्या करती है, अपने साइकिल को कंप्लीट कर देती है, ठीक है। तो जब ये कंबाइन हो जाती है मेडागास्कर और मोजाम्बिक की करंट, इनका एक नाम पड़ता है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, अबुलहास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है इंडियन ओशन की करंट। तो अबुलहास कब होता है, जब मोजाम्बिक और मेडागास्कर की करंट दोबारा से मिल जाती है। और ये अबुलहास क्या करता है, आपके पास साउथ डायरेक्शन में मूव करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट से होते हुए अपनी साइकिल को कंप्लीट कर देता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। देखिए मैं यहाँ पे आपके पास जो जितनी भी करंट हमने अटलांटिक ओशन में पढ़ी है और इंडियन ओशन में, एक बार जल्दी से रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पे। देखिए आपके पास मैंने क्या बोला था, जो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है वो आपके पास क्या करता है, ब्राजील की कोस्ट पे टकरा के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बनता है एंटिलिस और दूसरा बनता है आपके पास यहाँ पे कैनिनी ओशन करंट, ठीक है। दोबारा से ये आपके पास मिल जाते हैं और मिलने से पहले इनमें कौन सी रिवर का वाटर आता है, मिसिसिपी का वाटर आता है, और मिल करके हम इसको क्या कहते हैं, फ्लोरिडा जो आपके पास वार्म करंट है, ठीक है। फिर आगे जाके इसी फ्लोरिडा का नाम क्या हो जाता है, फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वाटर क्या हो जाता है, एक तरीके से नैरो हो जाता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर इसमें क्या होता है, आपके पास ग्रीनलैंड के ईस्टर्न और वेस्टर्न पोर्शन से कोल्ड करंट आती है। ईस्टर्न पोर्शन का नाम क्या है, लेब्राडोर, ठीक है। और वेस्टर्न पोर्शन आपके पास वेस्टर्न पोर्शन से जो आपके पास करंट आती है उसका नाम है लेब्राडोर, और ईस्टर्न का नाम है ईस्टर्न ग्रीनलैंड कोल्ड करंट, ठीक है। अब ये आपके पास जब कंबाइन हो जाती है तो उसका नाम हो जाता है नॉर्थ आपके पास अटलांटिक करंट, ठीक है। इक्वेटोरियल वर्ल्ड हट जाएगा यहाँ से, नॉर्थ अटलांटिक करंट। अब यहाँ पे ये स्प्लिट होके आपके पास तीन ब्रांचेस बनाती है। एक तो आइसलैंड से टकराती है, आइसलैंड की जो करंट है वो आपकी कोल्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है यहाँ पे, इरमिंगर आपके पास ओशन करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास बन जाता है नॉर्वे करंट, जो कि आपके पास वार्म करंट है, इसी वजह से यहाँ के जो पोर्ट वगैरह है वो आपके क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और लास्ट बन जाता है आपके कैनारी करंट, और ये कोल्ड करंट है। कैनारी करंट आपके पास क्या एक तरीके से कोल्ड करंट मानी जाती है। आई होप और आपको तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अपना साइकिल कंप्लीट करती है। नेक्स्ट आता है आपके पास साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ये आपके पास कैरिबियन कोस्ट से होते हुए आपके पास क्या करता है, अपना साइकिल कंप्लीट करता है।
और जो आपके अफ्रीका रीजन है वहां पे आपके पास जो कोल्ड करंट बनती है उसका नाम क्या है, बेगुला कोल्ड करंट। और इस तरीके से अपने साइकिल को क्या करता है, ये कंप्लीट करता है। इसी तरीके से इंडियन ओशन में मैंने आपको बताया, तो इंडियन ओशन में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे बनती है, बस आपको ध्यान रखना है 2 करंट। एक बनती है मेडागास्कर जो आपके पास ईस्टर्न पोर्शन में फ्लो करती है, और मिडिल पोर्शन से मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से होते हुए जो करंट बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मोजाम्बिक करंट। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन हो जाती है तो इसका नाम बन जाता है अबुलहास। और यही आपका ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पोर्शन से घूमते हुए क्या करती है, अपनी साइकिल कंप्लीट कर देती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जितनी भी ओशन करंट हैं, जितनी मैक्सिमम हो सकती है मैंने आपको कवर करवा दी। आप इनके नेमिंग वगैरह अच्छे से ध्यान से समझ करके, अगर आप 2 या 3 बार खुद से मैप में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है इनके नेमिंग पे, वरना तो आपके पास सीक्वेंस जो पैसिफिक का बनता है वही आपका अटलांटिक का बनता है। ठीक है, तो आपको जितने भी फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर मैंने कराए हैं प्लीज आप उनको एक बार जाके पूरा रिवाइज कर लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, जितनी भी लेक्चर हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी जो भी आपके पास नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।